हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे जो सी टेट की हमने प्रीवियस पेपर की जो सीरीज चलाई है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे 8 जनवरी और 2022 को जो एग्जाम हुआ था सोशल साइंस वाला सेकंड पेपर, उसको आज हम देखेंगे। और इसका हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैं एक ही पेपर को कई सारे पार्टों में डिवाइड करके पढ़ा रही हूँ ताकि एक साथ अगर मैं बनाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो देखने में एक तरह से बोरियत जैसा हो जाता है। तो छोटे छोटे पार्टों में मैं डिवाइड कर देती हूँ, आप अपनी क्षमता के अनुसार जब आपको टाइम मिले देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो एक सेकेंड, इसका हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया था और जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था उसमें हमने 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, है ना। 45 हो गए थे। आज देखेंगे हम 46 से। कौन से देशांतर को भारत के लिए मानक याम्योत्तर माना गया है। ठीक है, तो ये है 42.5 डिग्री, 65.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 84.5 डिग्री। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो लगभग आप सभी को पता होगा। 6th क्लास एनसीईआरटी में भी दिया गया है और 7th क्लास एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ठीक है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में 6 में भी दिया गया है और 7 में भी दिया गया है। और मैंने दोनों में ही अलग अलग आपको, जो मैंने थ्योरी वाला सेक्शन करा रही हूँ एनसीईआरटी का, उसमें ये मैंने आपको पढ़ाया है। मैं चैप्टर वाइज आपको एनसीईआरटी करा रही हूँ। 47 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन के व्याख्यान के लिए सही है। ए, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। देखिए, ये चीज तो गलत है। ये इन्होंने, ये जो कथन है ये गलत है। ऋतुओं का जो परिवर्तन है पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य नहीं होता, पृथ्वी होती है सूर्य के चारों ओर। ठीक है, इन्होंने क्या है, ये कथन उल्टा बोल दिया है। नेक्स्ट देखते हैं बी। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। देखिए, ये बिल्कुल सही है बात कि और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है। देखो, जब उत्तरी गोलार्ध झुका होगा सूर्य की तरफ तो सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो किस पर पड़ेंगी, कर्क रेखा पर। ठीक है, और जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होगा तो किस पर पड़ेंगी सूर्य की किरणें सीधी, वो पड़ेंगी मकर रेखा पर। ठीक है, तो कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर जहां भी सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ेंगी तो क्या होगा, वहां पर ही गर्मी होगी, है ना। तो इसका जो आंसर है वो बी है। केवल जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है, बाकी जो ऊपर वाला था वो गलत था। नेक्स्ट देखते हैं 48। जब ग्रीनविच पर 2 अपराह्न का समय, अपराह्न होता है पीएम, ठीक है, 12 बजे के बाद वाला समय। ठीक है, दिन के 12 बजे के बाद वाले समय को अपराह्न बोलते हैं, दोपहर के बाद। अपराह्न का समय हो तो 45 डिग्री पश्चिम में क्या बजा होगा। तो ये एक तरह का क्वेश्चन होता है, इसका एक प्रोसेस होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है 11, पूर्वाह्न। पूर्वाह्न का मतलब होता है AM। ठीक है, 11 AM होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 49। वनस्पतियों हेतु दिए गए कथनों A, B तथा C पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं जबकि झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्र में पैदा होती हैं। तो ये सही है। जो घास होती है वो क्या है, जहां मध्यम बारिश होती है, ठीक है, वहां पर होता है। नेक्स्ट देखते हैं वनस्पतियों की वृद्धि तापमान व नमी पर निर्भर करती है। आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में क्या है, आपने अगर अपने गमलों में भी पौधे लगाए हैं तो वो बहुत तेज स्पीड से बढ़ते हैं। जो बारिश वाला मौसम होता है, जो नमी वाला मौसम होता है, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा होगा और बिल्कुल बिल्कुल ही मुरझाया हुआ होगा, ठीक है, एक डंडी टाइप का ही खड़ा हुआ होगा, और बारिश हो जाए 2-3 दिन तो पूरा की पूरा पौधा वो हरा भरा हो जाता है। ठीक है, ये आपने देखा होगा। आपके घर में, सभी के घरों में कोई ना कोई पौधा जरूर होता है जो गमलों में लगा होता है, या जो खेती से रिलेटेड लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको पता होगा, जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, कि जो बारिश होती है वो पौधे को बहुत जल्दी ही बड़ा कर देती है। ठीक है,
तापमान व नमी पर निर्भर करता है ना। और नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु में परिवर्तन के कारण होता है। के यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया है कि के नहीं लिखा गया है, परिवर्तन के कारण होता है। तो देखिए ये तीनों की तीनों कथन सही है। सॉरी, इसका तो 49 का तीनों ही सही है। ए और बी भी आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शन में टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है। और एक मिनट में अभी देखती हूँ। हाँ, इसमें ए बी और सी तीनों ही सही आने चाहिए, तीनों ही तो ठीक दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसकी जगह क्या बी भी कर लीजिए, ठीक है। ए बी और सी तीनों ही सही है, बी भी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐसे ही, बी, ठीक है। ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं 51, ध्रुव बर्फ से क्यों ढके होते हैं? पहला है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, जो कि गलत है। आतपन होता है सूर्य का प्रकाश, और जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या है, वो क्या बोला इन्होंने, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ की ओर बढ़ता है। बी है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, ठीक है। और तीसरा है, तापमान और आतपन व्युत्क्रम अनुपाती है। और चौथा है, गर्मियों व सर्दियों में ध्रुवों पर समान तापमान पाया जाता है। देखो ये चीज गलत है, ध्रुवों पर क्या है, ज्यादातर जो ध्रुव है, जो दोनों हमारी ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वो क्या है, पूरी तरह से बर्फ से ढके रहते हैं, पूरी ही साल ढके रहते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता है जो उनकी बर्फ पिघल जाती हो। तो जो इनका सही आंसर है वो है सेकंड। और ये जो लिया गया है, ये लिया गया है 7th क्लास एनसीईआरटी से। आतपन होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। सूर्य के जो प्रकाश की जो मात्रा होती है वो ध्रुवों से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। यानी कि देखो सबसे ज्यादा जो सूर्य का प्रकाश आता है वो कहाँ आता है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, सॉरी ये गलत बन गया, यहाँ बनाती हूँ। यहाँ मान लीजिए ये सूर्य, ये हमारी पृथ्वी है, और ये क्या है, ये इक्वेटर है, ठीक है। ये क्या है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री। तो सबसे ज्यादा जो सूर्य की किरणें यहाँ आएंगी, ठीक है, उसके बाद यहाँ आएंगी, उसके बाद यहाँ आएंगी, और सबसे कम जो होगी वो ध्रुवों पर होगी 90 डिग्री पर, ठीक है। और उसी यही प्रोसेस होता है दक्षिण गोलार्ध का। तो सबसे ज्यादा कहाँ आएंगी, यहाँ आएंगी सूर्य की किरणें, सूर्य की जो उष्मा है सबसे ज्यादा यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, और फिर यहाँ आएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आतपन की क्रिया है, जो सूर्य से जो हमें ऊष्मा मिल रही है वो कैसी होती है, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा ये हो गया ना 0 डिग्री, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ठीक है। जब इधर बीच में से और ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या है, वो घटती है। क्योंकि मान लीजिए ये सूर्य है, तो सबसे ज्यादा सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधे पड़ती हैं, और उसके बाद वो तिरछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है जिसे धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा। देखो ये 7th क्लास एनसीईआरटी से पूछा गया है, और डायरेक्ट नहीं पूछ के वो उन्होंने इनडायरेक्ट पूछ लिया है। उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने ऊपर से नीचे नहीं पूछी है ये परतें, उन्होंने पूछा है कि जो रॉकेट है वो लैंड करेगा तो कौन कौन सी परत उसके सामने पहले आएंगी, है ना। तो सबसे ऊपर वाली परत कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो तीसरा है। मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले का क्या होगा, वाह्य मंडल आता है, फिर होता है वाह्य मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल, और उसके बाद आता है क्षोभ मंडल। अगर वही रॉकेट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, जब वो उड़ान भरेगा, या आप क्या करोगे, अंतरिक्ष में जाओगे, जब पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा, क्षोभ मंडल आएगा, उसके बाद मध्य समताप मंडल आएगा, उसके बाद मध्य मंडल आएगा, उसके बाद वायु मंडल आएगा, और उसके बाद वही मंडल आएगा। और जब अंतरिक्ष से आओगे तो सबसे पहले ये वाला आएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 53, पवनों के बारे में निम्न
कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, वायु निम्न दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। सेकंड है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। तीसरा है, पृथ्वी के धरातल के पास पवनों की गति घर्षण बल से प्रभावित होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा, बी और सी सही है। अब मैं आपको बताती हूँ एक गलत क्यों है। देखो ये भी 7th क्लास एनसीईआरटी से आया है और चैप्टर का नाम है वायु। ठीक है, वायु से पूछा गया है। मैंने इसको बहुत ही डिटेल में कराया था, 7th क्लास एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा टाइम लेके कराया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीटेट हो या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 7th क्लास एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। और मैंने पहले सभी चैप्टरों की थ्योरी को पढ़ाया है और उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो मैंने खुद बैठ के बनाए हैं। और आप प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट का नाम है 6 to 8 एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। ठीक है, और उसी तरह से क्वेश्चन आंसर सीरीज की भी प्लेलिस्ट का यही नाम है, 6 to 8 क्वेश्चन आंसर सीरीज एनसीईआरटी सीरीज। ठीक है, अब इसका जो मैं आपको पहला वाला बता रही थी कि ये क्यों गलत है। जो वायु होती है वो क्या होती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। अब उच्च दाब का मतलब आप समझते हैं, उच्च दाब का मतलब क्या होता है? उच्च दाब का मतलब होता है ठंडी वायु। ठीक है, यहाँ इसका अपोजिट मतलब होता है। आप उच्च दाब होता है, उच्च दाब कब बनेगा, हाई प्रेशर कब बनेगा, जब वायु ठंडी होगी। और लो प्रेशर कब बनेगा, निम्न दाब कब बनेगा, जब वायु क्या होगी, गर्म होगी। तो वायु हमेशा कैसे बहती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ठीक है, इसमें उल्टा लिखा है इसलिए गलत है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। 54, निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, नदी घाटी के निकट मानव बस्तियां पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ। बी है, आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दिशाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, है ना, जो कि गलत है। आप कहीं भी रहोगे तो सबसे पहले देखोगे ना प्रकृति की जो दिशाएं हैं वो कैसी हैं, मतलब वहां का माहौल कैसा है। अगर बिल्कुल आप रेगिस्तान में जाकर रहोगे तो वहां पर तो आपको पानी नहीं मिलेगा, आप जीवित ही नहीं रह पाओगे। और बिल्कुल आप हिमालय के टॉप पे जाके रहोगे, ठीक है, जहाँ केवल बर्फ ही बर्फ है, तो वहां भी जीवन संभव नहीं है। तो आप रहने से पहले क्या देखोगे, प्राकृतिक दिशाओं देखोगे, मतलब वहां का आसपास का वातावरण जो है वो ठीक है कि नहीं है, आपको रहने के लिए ठीक सुविधाएं मिल रही हैं, सारी चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है ना। वो चीज तो आप सबसे पहले देखोगे ही ना, कहीं भी रहने से पहले, कि वहां आपको बेसिक जो चीजें हैं, खाने पीने की सुविधा और पानी की सुविधा, रहने की सुविधा, ये है या नहीं। सी है, शहरों में प्रकरण बस्ती पाई जाती है। देखो प्रकरण होती है, प्रकरण बस्ती होती है दूर दूर, ठीक है, और सकर्ण बस्ती होती है पास पास। ठीक है, सकर्ण बस्ती क्या होती है, पास पास होती है। तो शहरों में दूर दूर वाली पाई जाती है या पास पास वाली पाई जाती है, शहरों में पाई जाती है पास पास वाली। सकर्ण बस्ती, संगन होते हैं ना, घर एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, चिपटे हुए होते हैं, एक एक घर में कई कई मंजिल होती है और अलग अलग उसमें परिवार रह रहे होते हैं। लेकिन गांव में क्या है, मोस्टली आपको मकान एक एक मंजिल ही मिलेंगे और दूर दूर मिलेंगे। जिसका मन जहां आता है वो वहां बना लेता है, कोई खेत में बना लेता है, कोई खेत से थोड़े से पास में बना लेता है, अपनी सुविधा के अनुसार गांव में जो बस्तियां होती हैं वो होती हैं। ठीक है, जैसा उनका मन करता है वैसे। और देखिए जो इसका जो ऑप्शन है ए, वो एकदम सही आंसर है, केवल इसका ए सही है। क्यों है कि नदी घाटी के निकट मानव बस्तियां पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ। कि कोई भी जब सबसे पहले जब सभ्यता का विकास हुआ होगा वो कहाँ हुआ होगा, पानी वानी की ऐसे हैंडपंप वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, कुएं वगैरह नहीं जानते थे। जब शुरू में ये सभ्यताएं शुरू हुई, मानव जीवन संभव हुआ, तो क्या उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने नदी के आसपास रहना शुरू किया होगा ताकि जो पानी है उनको आसानी से मिल सके। ठीक है, वहीं से बस्तियां शुरू हुई होंगी, सभ्यताएं शुरू हुई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं 55, निम्न में से कौन से खनिजों के उदाहरण हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प देखना है कि कौन सा इनमें खनिज है। ए ग्रेफाइट, बी नमक, सी चूना पत्थर,
डी अभ्रक। तो ये सभी की सभी क्या है, खनिज है। और ये आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। देखिए आप कहीं भी भटकिए मत। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं भी भटकिए मत। आप 6 to 8 की एनसीईआरटी पे अपने पैसे खर्च करके खरीद लीजिए, उसको प्रॉपर तरीके से पढ़िए, तो आपका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी एग्जाम में जब आप बैठोगे उतनी ही स्पीड से आप क्वेश्चन दे पाओगे। नहीं तो जितना ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आ रहा है इसको कंप्लीट करने में भी मुश्किल हो जाएगा आपको पेपर में, ठीक है। तो चीजें क्लियर होती हैं तो तुरंत क्लिक हो जाता है हमसे कि हाँ, हमारे माइंड में कि हाँ इसका आंसर ये है, ठीक है। वरना तो आप ये लगे रहोगे कि ये वाला सही है या ये वाला सही है, ये वाला भी पढ़ा था कहीं, ये वाला भी पढ़ा था। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी से खुद पढ़ोगे तो क्या है, आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से ऊर्जा के स्रोत उष्णकटिबंधीय देशों के लिए अधिक उपयुक्त है तथा प्राकृतिक पर्यावरण को बचाते हैं एवं सुरक्षित रखते हैं। परमाणु तो पर्यावरण को बिल्कुल भी सुरक्षित रख ही नहीं सकता, ये तो आप लोग जानते हैं। गैस, जो गैसों में क्या है, कुछ विषैली गैस भी होती हैं तो वो पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रख सकती। तो इसका जो सही आंसर है वो हो गया पवन और सौर यानी धूप। सौर का क्या काम होता है, कुछ जो धूल के कण होते हैं, जो बेकार के धूल के कण होते हैं, जो मानव जीवन के लिए भी नुकसानदायक होते हैं, उनको भी वो क्या है, जला के नष्ट कर देते हैं और वो नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। ये प्रक्रिया बहुत मंदी होती है और हमें नहीं दिखती है, ठीक है, लेकिन होती है, ठीक है। पवनें क्या है, इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान जाके क्या है, बहती हैं और जिससे जो मानव होते हैं उनको बहुत ही सहूलियत होती है जीवन के लिए, ठीक है। रोपण कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए या चुनाव कीजिए, एक ही बात है। ए, रोपण कृषि मिश्रित कृषि का ही एक रूप है। देखो दोनों अलग अलग है। रोपण होता है पौध लगाना, ठीक है, और मिश्रित कृषि होता है कई सारी फसलें लेना एक साथ, ठीक है, वो होता है मिश्रित कृषि, कई सारी फसलों को लेना। और रोपण कृषि होता है पौध लगाना। जो गांव के बच्चे होंगे वो तो समझ ही रहे होंगे कि पौध लगाना क्या होता है। मैं थोड़ा सा फिर भी मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ। पौध लगाने का मतलब होता है, ये जो गन्ना होता है ना, पहले इसकी छोटा सा एक पौधा तैयार कर लिया जाता है और उस छोटे से पौधे को फिर हम क्या करते हैं, जहां हमें खेती करनी होती है इस चीज की, वहां लगाया जाता है। चावल भी हम इसी तरह से बोते हैं। अगर आप चाहें तो अपने अनुभव के लिए इंटरनेट से देख सकते हैं। क्या करते हैं, पहले चावल के छोटे छोटे पौधे हम कहीं और उनको रख लेते हैं, मतलब पनपने के लिए छोड़ देते हैं। जब हो जाता है वो 1 फुट का 2 फुट का, तो हम क्या करते हैं, अब फिर उनको हम ट्रांसफर कर देते हैं किसी बड़े खेत में, ठीक है, जहां से हमें वो फसल तैयार करनी है। बी देखते हैं, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। देखो ये बिल्कुल सही बात है। जो रोपण की फसलें होती हैं वो जो टाइम होता है, मैं उत्तर भारत की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं उत्तर भारत से हूँ। तो उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो गर्मियों का मौसम होता है, मई से और जुलाई अगस्त तक का जो टाइम होता है, वो उष्णकटिबंधीय वाला जो टाइम होता है, जो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों का जो टेम्परेचर होता है वही होता है उत्तर भारत का टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो रोपण की फसल होती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो गया बी, ठीक है, केवल बी ही सही है। एक मिनट, केवल बी ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वग्रह से ग्रस्त होने का उदाहरण है। पहला है, गांव के लोग मुख्य तौर पर खेती करते हैं। तो पहले आप पूर्वग्रह का मतलब समझ लीजिए कि पूर्वग्रह का मतलब क्या होता है। पूर्वग्रह का मतलब होता है हम किसी भी व्यक्ति के बारे में या समूह के बारे में, किसी जाति के बारे में, धर्म के बारे में क्या नेगेटिव थिंकिंग बना लेना। हमने ये बना लिया कि कोई भी हम नेगेटिव चीजें अपने मन में रख सकते हैं, ठीक है, गलत धारणा उसके प्रति हम रख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए हम ये गलत धारणा रख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्वाग्रह, ठीक है। अब देखते हैं, पहला देखो, पहली बात जो कही गई है वो सही कही गई है।
कि गांव के लोग मुख्य तौर पर क्या करते हैं, खेती का काम करते हैं, तो इसमें कोई गलत चीज है नहीं, ठीक है, वहां यही एक व्यवसाय है तो वो यही काम करेंगे। बी है गांव के लोग अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो ये जो बात है ये गलत कही गई है, ये पूर्वाग्रह है, मतलब ये गलत धारणा हमने बना ली है गांव के लोगों के प्रति कि जो गांव के लोग हैं वो इंग्लिश नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं, आजकल तो गांव के शहर के सभी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और सभी बच्चे एक ही लेवल के स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में भी पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट में भी पढ़ रहे हैं, और सभी प्रकार के स्कूलों में एक सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश को भी पढ़ाया जाता है। तो मानसिकता जो है वो सबकी बराबर ही है ना, गाँव के बच्चों की भी, शहर के बच्चों की भी। अगर उनको माहौल अच्छा मिल रहा है पढ़ने का तो वो क्यों नहीं बोल सकते इंग्लिश, वो बिल्कुल बोल सकते हैं। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो यही होगा। फिर भी हम देख लेते हैं, कटाई का मौसम गांव के लोगों के लिए सबसे व्यस्त वाला समय होता है, ये बिल्कुल सही है। गांव में जितने भी लोग होते हैं काम करने वाले, लगभग सभी को उस समय रोजगार मिल जाता है जिस समय फसल कटाई का टाइम होता है। और चौथा है, गांव के लोग ज्यादातर संयुक्त परिवार में रहते हैं। संयुक्त परिवार मतलब सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 59, निम्नलिखित कथनों में से कौन से तथ्य है जो विविधता की स्वीकार्यता को प्रदर्शित करता है। मतलब कौन सा कथन है जो हमारी जो भारत है उसमें क्या है, जो विविधता है, जो अलग अलग चीजें हैं उनको स्वीकारता है ना। जो हमारे भारत में विविधता है, अलग अलग है, और अलग अलग होने के बाद भी क्या है, सारे लोग मिलजुल के आपस में भाईचारे से रह रहे हैं। तो वो चीज क्या है, कौन सा कथन है जो इस चीज को स्वीकारता है। पहला है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में और अधिक भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो ये चीज सही है। जो 8वीं अनुसूची है उसमें लगभग 24 भाषाएं, ठीक है, उसमें कितनी, लगभग 24 भाषाएं हैं। और ये अगर हम विविधता को नहीं अपनाते तो हमने कोई भी एक भाषा मान ली होती, मान लीजिए इंग्लिश मान ली होती कि भाई बस राष्ट्रभाषा कौन है, इंग्लिश है, या हमने हिंदी मान ली होती कि बस हिंदी है, हिंदी में ही पढ़ोगे, हिंदी में ही सारे काम होंगे। लेकिन हमारा देश कैसा है, विविधताओं वाला देश है ना। बहुत सारी अलग अलग धर्म और समुदाय जाति के लोग रह रहे हैं और सारे मिलजुल के रह रहे हैं, भाईचारे में रह रहे हैं। तो उसी तरह से हमने क्या है, उनकी भाषाओं का भी सम्मान किया है, ठीक है। सभी की भाषाओं को अपने संविधान में जगह दी है, और सभी की भाषाओं को, चाहे वो किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, सभी की भाषाओं को बराबर सम्मान है, बराबर उनको दर्जा दिया गया है। तो वो किसमें दिया गया है, अनुसूची 8 में दिया गया है, ठीक है। इसमें कितनी, 24 भाषाएं हैं, लगभग इसमें 24 भाषाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं 59 का बी वाला, समुदाय विशेष के व्यापारियों द्वारा चलाए जाने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना। तो ये नहीं है, ये तो एक बिजनेस वाली बात हो गई, ठीक है। सी है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों को स्कूल में दाखिला देना। तो ये सही है, मतलब कोई भी बच्चा है जो भारत का नागरिक है उन सबको क्या है, समान अधिकार है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का, दाखिला मतलब एडमिशन लेने का। तो इसका जो सही आंसर हो गया ए और सी हो गया, ठीक है। 60 है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। और मैं इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज एक बार मेरे कहने से मेरे चैनल पर विजिट करें, देखें कि जो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना के रखी है पहले से एनसीईआरटी की, 6 to 8 एनसीईआरटी की, जो आपके सीटेट में पूछी जाते हैं। तो एक बार मेरे कहने से आप आके चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आए, ठीक है, क्वेश्चन आंसर सीरीज समझ में ना आए, या फिर आपको थ्योरी का पार्ट नहीं समझ में आए, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपना 5 मिनट का समय थोड़ा सा खर्च करके देख सकते हैं एक बार चैनल पे आकर। 60 देखते हैं, किस निकाय या संस्था की देखभाल में ग्रामीण पंचायत कार्य करता है। पहला है जिला परिषद, दूसरा है वार्ड प्रमुख, तीसरा है ग्राम सभा, चौथा है पंचायत समिति। तो ग्राम पंचायत के बारे में बात हो रही है, ग्राम पंचायत का कार्यभार कौन देखेगा, ग्राम सभा। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेज गुप्ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।